हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता से व्यभिचार, अपहरण और बलात् श्रम का टॉपिक, यानी किडनैपिंग, एब्डक्शन और फोर्स्ड लेबर। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपका जो ये चैप्टर है 6 है और ऐसे ऑफेंसेस की बात करता है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। सेक्शन 100 से लेके 146 तक के सेक्शन हैं और सारे ही टॉपिक्स अभी तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं, सिर्फ ये लास्ट टॉपिक है आज का जो आपका चैप्टर 6 में बचता है, ये भी आज हम अच्छे से समझेंगे। व्यभिचार, अपहरण, बलाश्रम 137 से लेके 146 तक के सेक्शंस इससे डील करते हैं। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है व्यभिचार या किडनैपिंग। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन नंबर 137 व्यभिचार के 2 टाइप्स हमें बताता है, लेकिन इस सेक्शन में ये नहीं बताया गया कि व्यभिचार कहते किसे हैं। ठीक, तो पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो अगर मैं आपको सिंपली इसका मीनिंग बताऊं कि व्यभिचार कहते किसे हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाल चौर्य यानी बालकों की चोरी। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें जो सेक्शन 137 में दिए गए हैं, वो है भारत में से व्यभिचार यानी इंडिया में से व्यभिचार करना या विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार करना। सबसे पहले सेक्शन 137 का क्लॉज ए देखते हैं। क्लॉज ए कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की तरफ से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, यानी कि किसी पर्सन का यहाँ पर किडनैपिंग हो रही है, वो भी उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना हो रही है। उसकी किडनैपिंग जो उसकी तरफ से कंसेंट देने के लिए लीगली ऑथराइज है, वैध रूप से प्राधिकृत है, उसकी कंसेंट के बिना इंडिया की सीमाओं से परे यानी भारत की सीमाओं से परे उस व्यक्ति को पहुंचा देता है, तो वह उस व्यक्ति का भारत में से व्यभिचार करता है, ये कहा जाता है। क्लॉज ए तो बात करता है ये, यानी कि ये जो फर्स्ट क्लॉज है ये कहता है कि इंडिया की टेरिटरी से बाहर लेकर जाने को भी यहाँ पर व्यभिचार कहेंगे और किसी पर्सन को कस्टडी से बाहर यहाँ पर लेकर जाया जाता है। ठीक, इस क्लॉज में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एनी पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति शब्द का यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी किडनैपिंग की जा रही है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। किसी बच्चे की बात नहीं हो रही है, किसी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसी व्यक्ति की बात हो रही है जिसमें आपका मेजर भी आ जाएगा, माइनर भी आ जाएगा, यानी बालिग भी आ जाएगा और नाबालिग भी आ जाएगा। सेकेंड क्लॉज बोलता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार, ये इसका सेकेंड टाइप्स है। जो 2 टाइप्स बताए गए हैं उसमें एक टाइप ये है। तो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार, ये वाला क्लॉज कहता है कि जो कोई किसी शिशु को या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को ऐसे शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना बहका ले जाता है या ले जाता है, वह ऐसे शिशु या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार करता है, ये कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सेकंड क्लॉज है ये लॉफुल गार्जियनशिप में से किडनैपिंग करने की बात कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। जैसे किसी बच्चे या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है कि किसी बच्चे का अगर होगा या किसी विकृत पागल वगैरह व्यक्ति है अगर उसका होगा, तो यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। पहले यहाँ पे बच्चे और की बजाय यहाँ पे मेल और फीमेल हुआ करते थे। अगर आपको याद हो, जब मैंने आईपीसी पढ़ाया था उनकी एज भी अलग अलग दी हुई थी। मेल की एज थी 16 साल और फीमेल की एज थी 18 साल, बट अब इस लिमिट को ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे सीधा शिशु वर्ड डाल दिया गया है और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति डाल दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहला चेंज ये हुआ इसमें। अच्छा, अब 2 टाइप्स इसमें हम पढ़ चुके हैं कि व्यभिचार जो होता है वो 2 टाइप का होता है ना। मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया इसका। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में कि विधिपूर्ण संरक्षक में हम किसको कहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि विधिपूर्ण संरक्षक में ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे शिशु या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिक रूप से सौंपा गया है, यानी कि जिस व्यक्ति को कानूनी रूप से किसी की कस्टडी का भार या किसी की देखरेख का भार सौंपा गया है उसको आप लॉफुल गार्जियन कहोगे कि ये इसका लॉफुल गार्जियन है। कानून किसी व्यक्ति को अगर किसी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति की गार्जियनशिप सौंपता है जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है ना, क्योंकि उन्हें गार्जियनशिप की ज़रूरत है, उन्हें देखरेख की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति की देखरेख या कस्टडी का भार जिस व्यक्ति को लीगली सौंपा गया है उसको हम कहेंगे ये इसका लॉफुल गार्जियन है।
अपवाद की बात करते हैं। अब देखो ये जो हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे इसमें जो भी सिचुएशन दी गई है, अगर मामला इन सिचुएशन के अंदर आता है तो वो किडनैपिंग के केस में नहीं जाएगा, यानी उसे हम किडनैपिंग नहीं मानेंगे। इसमें कहा गया है कि ये जो सेक्शन है इसका विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावपूर्वक ये विश्वास है कि वो किसी इलेगिटिमेट अधर्मज शिशु का पिता है, या वो किसी बच्चे की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, मतलब उसको लॉफुल कस्टडी उस बच्चे की दी गई है, जब तक वो ऐसा एक्ट किसी इमोरल या अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी प्रयोजन के लिए ना करे। तो अगर कोई व्यक्ति इस बात का गुड फेथ में विश्वास करता है कि वो उस इलेगिटिमेट बच्चे का पिता है जिसको वो लेके जा रहा है, तो इसको किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो बच्चे की लॉफुल कस्टडी उसको मिली हुई है, कानून की तरफ से उसको लॉफुल कस्टडी मिली हुई है और वो उसका हकदार है उस लॉफुल कस्टडी का, जब तक उसने वो एक्ट यानी बच्चे को उठाने का कार्य किसी इमोरल अनैतिक कार्य के लिए या फिर विधि विरुद्ध गैर कानूनी प्रयोजन के लिए ना किया जाए। तो अगर ये 2 सिचुएशन है तो आपका सेक्शन 137 में किडनैपिंग का अपराध नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी पनिशमेंट की। अब कोई व्यक्ति अगर किडनैपिंग का ऑफेंस करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी, तो इसी के सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट भी दी गई है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो कोई इंडिया में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से, यानी चाहे वो किसी भी टाइप का किडनैपिंग करे, चाहे इंडिया में से किडनैपिंग करे जो हमने फर्स्ट क्लॉज में देखा, चाहे विधिपूर्ण संरक्षकता में से किडनैपिंग करे जो हमने सेकंड क्लॉज में देखा, किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 साल का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी 7 साल की और उस पर फाइन भी लगेगा। तो ये इसकी पनिशमेंट हो गई। केस लॉ देख लेते हैं। वृद्धराजन बनाम मद्रास राज्य 1965, काफ़ी पुराना केस है और आपका इसी टॉपिक से डील करता है। इस केस में होता क्या है, एक नाबालिग लड़की अपने एक्ट की प्रकृति और परिणाम, यानी कि जो मैं कर रही हूँ उस एक्ट का नेचर क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनको अच्छी तरीके से जानते हुए, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और अपने पिता का संरक्षण छोड़कर अभियुक्त के पास चली जाती है, मतलब जो एक्यूज था उसके पास चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ले जाने और किसी नाबालिग को किसी के साथ जाने की अनुमति देना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को अपने साथ लेके जा रहा है या किसी नाबालिग को किसी के साथ जाने की परमिशन दे रहा है तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक्यूज ने क्योंकि इस केस में लड़की को छोड़ने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए किसी भी तरीके से प्रवोक नहीं किया था, किसी भी तरीके से इंस्टिगेट नहीं किया था, उसको उत्प्रेरित नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे एक्यूज को किडनैपिंग का दोषी नहीं ठहराया गया। तो ये केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक के लिहाज से, इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्यूज को इसलिए यहाँ पर दोषी नहीं ठहराया था क्योंकि उसने किसी भी तरीके से उत्प्रेरित नहीं किया था लड़की को अपना घर छोड़ने के लिए। तो ये हो गया आपका व्यापरण। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 138 यानी अपहरण या एब्डक्शन। अपहरण या एब्डक्शन धारा 138 के अंदर दिया गया है बीएनएस में। अभी हमने 137 में किडनैपिंग को समझा, अब हम समझेंगे एब्डक्शन को। इस सेक्शन को पहले रीड करते हैं। सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छल युक्त उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। सेक्शन को जब पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं। किसी व्यक्ति को एक जगह से ले जाने के लिए बल के द्वारा विवश करना, मतलब उसको फोर्स लगा के उसको मजबूर करना, या अगर फोर्स के द्वारा मजबूर नहीं किया गया तो उसके साथ प्रवंचना युक्त साधनों द्वारा उसको उत्प्रेरित करना, मतलब उसके साथ चीटिंग करके उसको मजबूर करना कि वो उस जगह से चले, या उसको उत्प्रेरित करना है ना, उसको एक तरीके से उकसाना कि वो उस जगह से चले। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपहरण करता है और इस सेक्शन में क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सेक्शन में एब्डक्शन की या अपहरण की कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए ये एक्ट किया जाता है उस पर्पज़ के अनुसार ही, उस उद्देश्य के अनुसार ही इसकी अलग अलग पनिशमेंट्स दी गई हैं। अभी हमने सेक्शन 137 में समझा व्यपहरण, जिसकी साफ पनिशमेंट लिखी हुई थी सबसेक्शन 2 में 137 के कि 7 साल की सज़ा होगी अगर कोई व्यपहरण का अपराध करेगा और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा। लेकिन सेक्शन 138 में पनिशमेंट नहीं दी गई है, ओनली ये आपको डिफाइन करता है कि अपहरण कहते किसे है। अब पहले हम सबसे पहले ये 2 केस लॉ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है ननुआ धीमर 1930 का केस। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अपहरण एक सहायक कार्य है, कोई मूल अपराध नहीं है, यह स्वयं ही दंडनीय नहीं है, मतलब ये अपने आप पनिशेबल नहीं है। केवल आप इसको तभी इसको आपराधिक मानोगे जब ये क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक आशय के साथ किया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो बी को
दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ऐसे ही ले जाता है, ना तो उस पर फोर्स का यूज़ करता है, ना उसको मजबूर करता है, ना उसके साथ कोई चीटिंग करता है कि उसको मैं उस जगह से ले जाऊं। तो अगर सिंपली वो किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है तो क्या आप इसको अपहरण कहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस एक ही कोई यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। तो जब तक कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तब तक आप अपहरण को एक अपराध नहीं मानोगे। और यही बात कोर्ट ने इस केस में बोली थी कि ये अपने आप में कोई अपराध नहीं होता, ना ही ये कोई मूल अपराध है। केवल तभी आपराधिक है जब तक सामने वाले की क्रिमिनल इंटेंशन हो। तो अगर क्रिमिनल इंटेंशन है तो ये एक ऑफेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे इस सेक्शन को पढ़ने के बाद यहाँ से दो मेन शर्तें भी इसकी निकलती हैं। पहला कि बलपूर्वक या प्रवंचना के उपायों द्वारा किसी को उत्प्रेरित करना, सामने वाले को उकसाना कि वो उस जगह से चले। और दूसरा, ऐसी बाध्यता किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए की जा रही है। तो मेन पर्पस क्या है कि किसी व्यक्ति को एक जगह से ले जाना है और दूसरा उसको मजबूर करना। सेकंड केस है गंगा देवी 1914 का केस। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अपहरण एक जारी रहने वाला अपराध है। मतलब ऑफेंस जो है एब्डक्शन का वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, लगातार जारी रहता है। और जब जब अपहृत व्यक्ति को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, हर बार एक नया अपराध गठित होता है, हर बार एक नया ऑफेंस है। जैसे ए बी को यहाँ से लखनऊ ले गया तो यहाँ से ले गया तो एक अपहरण का अपराध, लखनऊ से बैंगलोर ले गया तो वहाँ से फिर एक नया अपराध। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस कोर्ट ने बताया है। और जब जब व्यक्ति को ले जाया जाता है अपहरण करके, हर बार एक नया अपराध गठित होता है और जो व्यक्ति अपहरण में शामिल होते हैं वो इसके लिए पनिशेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने इन केसेस में कही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 137 व्यपरण की बात करता था और 138 बात करता है एब्डक्शन की। सेक्शन नंबर 139, भीख मांगने के लिए शिशु का व्यपरण या विकलांगीकरण। अब सेक्शन 139 क्या कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी बच्चे से भीख मंगानी है। किसी बच्चे से, कहते हैं ना भिक्षावृत्ति, है ना। बच्चों से आपने देखा होगा सड़क पे बच्चे बहुत मिल जाएंगे इस तरीके के कि बच्चे भीख मांगते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, जो लोग ऐसे ही पब्लिकली सड़क पे चलते रहते हैं। तो इस तरह का काम कराने के लिए, बच्चों से इस तरह का एक्ट कराने के लिए, बच्चे का कोई व्यपरण कर रहा है, उसको किडनैप कर रहा है या उसको विकलांग कर रहा है, डिसेबल कर रहा है ना, उसका पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो सेक्शन का जो सबसेक्शन 1 है, बहुत सारे सबसेक्शन इसमें दिए गए हैं। पहले सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे कि जो कोई किसी शिशु का इसलिए व्यपरण करता है, उसकी इसलिए किडनैपिंग करता है, या शिशु का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं ना होते हुए शिशु की कस्टडी इसलिए ले लेता है कि किसी बच्चे से, उस बच्चे से या उस शिशु से भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाएगा। मतलब उस बच्चे से वो भीख मंगवाएगा, ऐसा कोई एक्ट कराएगा, और उस बच्चे की कस्टडी इसलिए ले रहा है क्योंकि उस बच्चे से उसे ऐसा एक्ट कराना है। तो अगर कोई ऐसा करेगा उसको लगेगा कठिन कारावास, जो 10 साल से तो कम नहीं होगा, मिनिमम 10 साल का है, मैक्सिमम आजीवन कारावास है, और जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ठीक। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो कोई किसी शिशु को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा शिशु भीख मांगने के लिए नियोजित किया जाए, तो वह कारावास से जो 20 साल से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना। सबसेक्शन 2 किसी बच्चे को विकलांग करने के बारे में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उस बच्चे को विकलांग करेगा, उस बच्चे को डिसेबल कर देगा फिजिकली, उसका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, इस तरीके से उसके साथ करेगा, तो वो ऐसे, ताकि उस बच्चे से वो क्या करवाना चाह रहा है, उसको विकलांग करके उससे भीख वगैरह मंगवाना चाह रहा है। तो अगर वो ऐसा करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट होगी मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम आजीवन कारावास, जो उसके शेष बचे हुए जीवन के लिए होगा। ठीक। जितनी उसकी लाइफ होगी वो सारी की सारी जेल में कटेगी, और जुर्माने से भी यहाँ पर उसको दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 3 बात करता है कि जहाँ कोई व्यक्ति जो शिशु का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, अब कोई व्यक्ति है वो बच्चे का लॉफुल गार्जियन नहीं है ना, कानूनी तरीके से उसको उसकी संरक्षकता नहीं मिली हुई है, वो उस बच्चे को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है, और क्या करेगा, वो उस बच्चे को जब तक ये बात उसके खिलाफ साबित ना कर दी जाए, कोर्ट यही मानकर चलेगी कि उसने उस उद्देश्य से बच्चे का किडनैपिंग किया था, अन्यथा उसकी अभिरक्षा प्राप्त की थी कि वह बच्चे से भीख मांगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ना प्रिजम्पशन की बात हो रही है। कोर्ट ये मानकर चलता है कि जो व्यक्ति बच्चे का लीगल लॉफुल गार्जियन नहीं है, उसने उस बच्चे की कस्टडी इसलिए ली है ताकि वो उस बच्चे से भीख मंगवा सके या उससे कोई ऐसा एक्ट करा सके, जब तक वो व्यक्ति इस बात को साबित ना कर दे। यानी ये बात साबित उस व्यक्ति को करनी है जिसने उस बच्चे की लॉफुल गार्जियनशिप ली है। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन की बात हो रही है, यहाँ पे किसी पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रिजम्पशन की।
ठीक, तो ये चीज़ रखनी कि कोर्ट इस चीज़ को मानकर चलेगा। अब सबसेक्शन 4 देख लेते हैं क्या कहता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि इस सेक्शन में भीख मांगने के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक, अब देखो इसकी यहाँ पे हम पॉइंट देख लेते हैं। 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है किसी पब्लिक प्लेस में, लोक स्थान आप देखते हो जहाँ पे आमतौर पर पब्लिक गुजरती है, लोग आमतौर पर गुजरते हैं, जैसे कि मेन रोड है ना, तो किसी पब्लिक प्लेस में भीख की याचना, प्राप्ति, चाहे गाना, नाचना, भाग्य बताना, कर्तव्य वगैरह दिखाना, चीज़ें बेचना, बहाने बनाना, अन्यथा करना, तो ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। याचना करने के लिए किसी निजी परिसर में प्रवेश करना, कोई ऐसा एरिया है, प्राइवेट जगह है जहाँ पे बच्चे घुस जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो ऐसा एक्ट करते हैं। भीख मांगने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति या जीव जंतु का कोई जख्म, घाव, क्षति, विरूपता, रोग या प्रदर्शित करना। भीख मांगने के लिए शिशु के प्रदर्शन के रूप में, शिशु बच्चे को प्रदर्शन के रूप में यूज़ करना। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। तो इस सेक्शन में इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे 4 क्लॉजेस दिए गए हैं। तो ये सेक्शन 139 बताता है और इसमें जो 2 सब सेक्शन है वो पनिशमेंट की बात करते हैं और जो 3rd सब सेक्शन है उसमें बताया गया है प्रिजम्पशन के बारे में कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगी। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 140 की। धारा 140 कहती है हत्या या फिरौती आदि के लिए व्यापरण या अपहरण। अब अगर कोई व्यक्ति किसी का किडनैपिंग या एब्डक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को मर्डर करना चाहता है या ऐसे व्यक्ति को मरवाना चाहता है, वही है ना, या वह अपनी हत्या होने के खतरे में ना पड़ जाए, तो इस तरीके से, तो अगर कोई किसी की हत्या करने के लिए या उससे फिरौती वगैरह लेने के लिए किसी का किडनैपिंग एब्डक्शन करता है तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है। कितनी पनिशमेंट है? तो यहाँ पर पनिशमेंट है आजीवन कारावास या 10 साल का कठिन कारावास और फाइन, ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सुनो जो इसी सेक्शन का दृष्टांत है। उसमें कहा गया है कि ए जो है वो इस आशय से ये जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर वाई की बलि चढ़ाई जाएगी, है ना, ये जानता है कि वाई की जो बलि वो एक देव मूर्ति पर चढ़ाई जाए, इस इंटेंशन के साथ भारत में से यानी इंडिया में से वाई का व्यापरण करता है, उसकी किडनैपिंग करता है, तो एक अपराध कहाँ आएगा? एक अपराध इस सेक्शन के अंदर आएगा। 137 में हमने देखा कि 2 टाइप का होता है व्यापरण, एक होता है इंडिया में से, तो इंडिया में से ही ए ने वाई का किडनैपिंग किया और पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या थी कि उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, तो आ गया ना सेक्शन 140 के अंदर। तो यहाँ पे ए का जो अपराध है वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। सब सेक्शन 2 देखो क्या कह रहा है, जिसमें मृत्यु और आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा दी गई है। क्यों दी गई है? इसमें कहा गया है कि जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति को अवरोध में रखेगा, कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहत्या करने की धमकी देगा, या ऐसी युक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहत्या की जा सकती है, जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य, कोई फॉरेन स्टेट है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको किसी कार्य को करने या ना करने के लिए या फिरौती देने के लिए मजबूर किया जाए, तो वो व्यक्ति होगा डेथ सेंटेंस से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से और जुर्माने से दंडित। कहने का मतलब क्या है, 3 से 4 चीज़ें हैं इस सब सेक्शन में। पहली चीज़ ये कि किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण इसीलिए कर रहा है या किसी को अवरोध में इसलिए रख रहा है, सदोष अवरोध पढ़ा था ना, बंद करके रख रहा है, तो वो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उपहत्या करने की धमकी दे रहा है, या उस व्यक्ति के मन में ये आशंका पैदा कर रहा है कि उस व्यक्ति की जो हत्या है यानी उसका मर्डर या उसको चोट पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि जो हमारी गवर्नमेंट है या किसी फॉरेन स्टेट है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कोई कार्य कराया जाए। मतलब आप एक तरीके से सरकार को मजबूर कर रहे हो, है ना, या किसी फॉरेन स्टेट को मजबूर कर रहे हो या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि कोई कार्य कराया जाए उनसे या ना कराया जाए या फिरौती देने के लिए मजबूर किया जाए। तो अगर कोई ऐसा करता है, सीरियस नेचर का हो गया ना क्राइम अब, तो डेथ सेंटेंस, मृत्यु की सज़ा या आजीवन कारावास और जुर्माना। सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का गुप्त रूप से, मतलब उसको छिपाकर या सदोष अवरोध करने के आशय से, परिरोध करने के आशय से, सदोष परिरोध पढ़ा था ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या था, एक जगह व्यक्ति को बंद करके बाहर लॉक लगा दिया कि इससे बाहर नहीं जा सकते, तो उसको बोलते हैं सदोष परिरोध। ठीक, और सदोष अवरोध जब किसी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए। तो यहाँ पे बात हो रही है सदोष परिरोध की, कि अगर कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध या उसको छिपाकर इस तरीके से करता है, इस इंटेंशन से करता है उसका व्यापरण या अपहरण,
तो वो यहाँ पर लायबल होगा 7 साल के लिए और जुर्माने के लिए। ठीक, ए ने बी का अपहरण इसलिए किया ताकि वो उसको छिपा के रख सके या उसका सदोष परिरोध कर सके, तो इस इंटेंशन से उसने उसको किडनैप कर लिया या उसको एब्डक्शन कर लिया, तो यहाँ पे होगी सज़ा 7 साल की और जुर्माना। सबसेक्शन 4 कहता है कि किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण घोर उपति या दास्तव या काम वासना का विषय बनाने के लिए। अब कोई व्यक्ति किसी का व्यापरण या अपहरण इस इंटेंशन से कर रहा है कि वो उसे गंभीर चोट पहुंचा सके या फिर उसे दास्ता में रख सके, दास्ता मीन्स गुलामी में, है ना, इस तरीके से उस व्यक्ति को रख सके या नेचर के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर सके, तो वो अगर ऐसा करता है तो उसकी सज़ा है 10 साल की और जुर्माना। तो सेक्शन 140 समझ में आ गया। सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन भी दिए गए हैं। अब सेक्शन नंबर 141, सेक्शन नंबर 141 बात करता है विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। अब विदेशों से कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, उनको आप आयात कर रहे हो, है ना, इंपोर्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो कोई 21 साल से कम उम्र की किसी बालिका को, देखो लड़की है तो वो अगर 21 साल से कम है, ध्यान रखना है 21 ईयर्स की बात हो रही है, उससे कम वाली की, या 18 साल से कम आयु के किसी बालक को, अगर लड़का है तो 18 साल से कम एज का, इंडिया के बाहर के किसी देश से, अब इंडिया के बाहर देश मतलब किसी फॉरेन कंट्री से, उस बालक या बालिका को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए, विवश करने के लिए, मतलब वो किसी और के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करे, इसीलिए इस इंटेंशन के साथ और जानते हुए, नॉलेज के साथ, इसके द्वारा बालक या बालिका को विवश किया जाएगा। इंडिया में आयात करता है मतलब बाहर से बच्चों को मंगाता है, लड़का हो या लड़की हो, लड़की है तो 21 साल से कम हो और लड़का है तो 16 साल से कम हो, तो 18 साल से कम हो, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सज़ा होगी यहाँ पर कितनी, 10 साल की। ये देखो ऊपर 10 साल की सज़ा है और जुर्माना है। तो विदेशों से, फॉरेन कंट्री से, इंडिया के बाहर के जो देश हैं वहाँ से किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को इंपोर्ट करना या 18 साल से कम उम्र के लड़के को इंपोर्ट करना, वो भी किस पर्पज़ के साथ, ताकि उनसे इंटरकोर्स कराया जाए, है ना, कोई गलत कार्य कराया जाए, तो इसीलिए उनको इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में। तो अगर कोई ऐसा करता है इंटेंशन के साथ और जानते हुए करता है, नॉलेज के साथ, तो उसको 10 साल की सज़ा मिलने वाली है यहाँ पर और उसके लिए जुर्माना भी है। अब यहाँ पे सेक्शन 142 बात करता है व्यपरत या अपहृत व्यक्ति को छिपाना या सदोष परिरोध में रखना। अब जिस व्यक्ति का व्यपहरण किया गया, यानी जिसको किडनैप किया गया या जिसको एब्डक्शन में किया गया, जिसका अपहरण किया गया, अब उसको कोई व्यक्ति जानबूझ के छिपा रहा है या उसको परिरोध में रख रहा है, तो उसकी सज़ा कितनी होगी। तो सेक्शन कहता है कि जो कोई ये जानते हुए, मतलब उसको नॉलेज है कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को जानबूझ के सदोष छुपाता है या परिरोध में रखता है, तो उसकी सज़ा होगी उसी प्रकार से मानो उसने उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज से ऐसे व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा गया हो। मतलब उसकी भी सज़ा वही होगी जो व्यपहरण या अपहरण करने वाले की है ना, लिखा है ना कि वो उसी तरीके से दंडित होगा मानो उसने उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो। ठीक, तो उसकी भी सज़ा वही होने वाली है। सेक्शन नंबर 143 क्या कहता है, व्यक्ति का दुर्व्यापार। ठीक, अब यहाँ पे ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, जो पर्सन्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, उनका दुर्व्यापार हो रहा है। कहता है ना मनुष्य को, जैसे आदमियों को लेना बेचना, ले बेच की बात हो रही है। तो पहला सबसेक्शन कहता है वह व्यक्ति शोषण के लिए दुर्व्यापार का अपराध करता है। अब देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन व्यक्ति शोषण के लिए दुर्व्यापार का अपराध करता है। कौन करता है, जो धमकियों के द्वारा, फोर्स यानी बल या परपीड़न द्वारा, है ना, या अपहरण के द्वारा, कपट फ्रॉड करके, किसी के साथ चीटिंग करके, शक्ति के दुरुपयोग द्वारा, कोई बहुत पावरफुल है और अपनी उस पावर का मिसयूज़ कर रहा है, उत्प्रेरणा द्वारा, है ना, किसी को उकसाना वगैरह ये सब करके, जिसमें किसी व्यक्ति की कंसेंट लेने के लिए भुगतान करना, उसको फ़ायदा देना, उससे फ़ायदा लेना भी आता है, जो भर्ती किए गए व्यक्तियों पर कंट्रोल रखता है एक तरीके से। तो अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी एक तरीके से किसी व्यक्ति का शोषण करता है और उस शोषण के लिए वो दुर्व्यापार करता है, ये माना जाता है। ठीक, तो तरीके क्या हैं, इनमें से कोई भी एक तरीका,
और अगर इनमें से कोई भी एक तरीके से कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है तो वो माना जाएगा वो व्यक्तियों का शोषण के लिए दुर्व्यापार कर रहा है। ठीक, एक्सप्लेनेशन सुनो। एक्सप्लेनेशन कह रहा है पहला वाला कि शोषण में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे शारीरिक शोषण की बात हो रही है। ठीक, शारीरिक शोषण की बात हो रही है, ध्यान रखना है। शारीरिक शोषण मतलब फिजिकल एक्सप्लोटेशन। तो इसमें कोई भी एक्ट या किसी भी तरीके का कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, लैंगिक शोषण, दास्ता यानी गुलामी में रखना या गुलामी के जैसा व्यवहार करना या भिक्षावृत्ति, भीख वगैरह मंगवाना, ये सब आपका शोषण के अंदर आ जाएगा। और सेकंड एक्सप्लेनेशन बोलता है कि दुर्व्यापार के अपराध में अगर किसी व्यक्ति की ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसमें पीड़ित की सहमति महत्वहीन है। मतलब जो विक्टिम है, जिसका दुर्व्यापार किया जा रहा है, उसकी कंसेंट है या नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक, तो ये सबसेक्शन 1 हुआ। अब बढ़ते हैं इस सेक्शन में आगे। सबसेक्शन 1 को समझने के बाद अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ, जो इसके पनिशमेंट की बात करता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स करेगा, मतलब अगर कोई व्यक्तियों की ट्रैफिकिंग करेगा तो उसकी पनिशमेंट होगी कठिन कारावास, जो 7 साल से कम का नहीं होगा और मैक्सिमम 10 साल का होगा, और जुर्माना भी उस व्यक्ति पर लगेगा। सबसेक्शन 3 बात करता है एक से ज़्यादा व्यक्तियों का दुर्व्यापार। मतलब अगर कोई मैक्सिमम लोगों का दुर्व्यापार करता है, एक से ज़्यादा का दुर्व्यापार करता है, उनकी ट्रैफिकिंग करता है, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पर कितनी होने वाली है? तो उसकी पनिशमेंट होगी यहाँ पे कठिन कारावास, जो मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, और फाइन भी उस पर लगेगा। शिशु का दुर्व्यापार, ये बात करता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है कि जहाँ अपराध में किसी शिशु का दुर्व्यापार शामिल है, मतलब अभी हमने पढ़ा किसी पर्सन का या एक से ज़्यादा पर्सन का, ठीक, उसमें मेजर व्यक्तियों की बात हो रही थी, बट यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है सबसेक्शन 4 में। अगर कोई बच्चों की ट्रैफिकिंग करता है तो वो कम से कम 10 साल के कठिन कारावास से और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट से और जुर्माने से दंडित होगा। इसके बाद है एक से ज़्यादा बच्चों का दुर्व्यापार, सबसेक्शन 5। तो जहाँ अपराध में एक से ज़्यादा बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रही है तो वहाँ कठिन कारावास जो मिनिमम 14 साल का होगा और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, यानी आजीवन कारावास होगा और जुर्माना। तो सीधे सीधे यहाँ पे हर सबसेक्शन में अलग अलग की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 6। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी शिशु का एक से ज़्यादा अवसरों पर दुर्व्यापार करने के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, एक ही बच्चे का बार बार ट्रैफिकिंग हो रही है, पहले एक बार की, एक अपराध हुआ, फिर अलग किया, फिर अलग किया, तो अगर कोई इस तरीके से सीरीज़ की तरह से कोई अपराध करता है बच्चों की ट्रैफिकिंग का, और वो पहले भी सिद्ध दोष है, उसको सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसको दोषी पाया गया है, तो उसके लिए सज़ा होगी यहाँ पर आजीवन कारावास और जुर्माना। ठीक, तो एक से ज़्यादा अवसरों पर। नेक्स्ट है लोक सेवक या पुलिस अधिकारी अगर किसी दुर्व्यापार में, किसी ट्रैफिकिंग में शामिल है तो सबसेक्शन 7 उनके लिए पनिशमेंट बताता है। तो जहाँ कोई लोक सेवक यानी कि कोई पब्लिक ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में शामिल हैं, किसी व्यक्ति की ट्रैफिकिंग के अपराध में शामिल हैं, तो वहाँ ऐसा पब्लिक ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक, जो उनके बकाया जीवन के लिए होगा, मतलब जो उनका बची हुई लाइफ है वो पूरी की पूरी जेल में कटने वाली है। तो यहाँ पर यही कहता है सबसेक्शन 7। तो ये सेक्शन हमें अलग अलग बेसिस पर ट्रैफिकिंग के लिए अलग अलग पनिशमेंट बताता है। बहुत बड़ा सेक्शन था, इम्पॉर्टेंट भी था, बट एग्ज़ाम में कभी भी डिटेल में लिखने के लिए नहीं आता। अगर आप कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो या LLM एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ ऐसे सेक्शन आपके काम आते हैं। पनिशमेंट ध्यान रखनी है और हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 144, 144, दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण। अब जो हमने सेक्शन नंबर 143 में ट्रैफिकिंग का अपराध पढ़ा है, अब उस ट्रैफिकिंग को किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, उस ट्रैफिकिंग किए गए व्यक्ति का, मतलब जिस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया था उसके साथ शोषण भी हो रहा है। तो अगर कोई, सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो कोई ये जानते हुए, मतलब उसको नॉलेज है और इस बात का विश्वास करने का कारण है, यानी रीज़न टू बिलीव है, ये रखते हुए किसी शिशु का दुर्व्यापार किया गया है और ऐसे शिशु को लैंगिक शोषण के लिए वो रखता है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए उसको रखता है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा बच्चे के साथ करेगा तो उसके लिए है कठोर कारावास, जो मिनिमम 5 साल का होगा, मैक्सिमम 10 साल का होगा, और सज़ा है यहाँ पर जुर्माने की भी। तो तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना। क्यों कर रहा है कोई व्यक्ति? जानते हुए कर रहा है, विश्वास का कारण रखते हुए करता है, और किसी शिशु की ट्रैफिकिंग किया गया है
और जानता है कि उस बच्चे की ट्रैफिकिंग इसलिए की गई है क्योंकि उस बच्चे का लैंगिक शोषण किया जाएगा। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सबसेक्शन 1 में उसके लिए पनिशमेंट है। अब सबसेक्शन 2 बात करता है कि जो कोई ये जानते हुए या इस बात का विश्वास का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है और ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए वो रखता है, मतलब यहाँ पे किसी अदर पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे किसी बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसी व्यक्ति की। तो वो व्यक्ति यहाँ पर जो ऐसा करता है वो कठिन कारावास से, जो मिनिमम 3 साल का है, मैक्सिमम 7 साल का है और जुर्माना है। ठीक, तो बच्चे के केस में सज़ा ज़्यादा है और अदर पर्सन के केस में सज़ा थोड़ी कम है। वहाँ पे मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम 10 साल और जुर्माना, यहाँ पे मिनिमम 3 साल से मैक्सिमम 7 साल और जुर्माना। तो सेक्शन क्लियर हुआ, सेक्शन 143 एंड 144। सेक्शन 145 क्या कहता है? दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। ठीक, ये बाउंडेड लेबर की बात करता है ना, सॉरी बाउंडेड लेबर की ये बात नहीं करता, ये बात कर रहा है अलग से 146 बात कर रहा है बाउंडेड लेबर की। तो 145 बात कर रहा है दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, यानी कि हैबिचुअल डीलिंग की बात कर रहा है स्लेव्स की। जो दास होते हैं, जो पहले ज़माने में गुलाम हुआ करते थे ना, दास वगैरह, अब कोई व्यक्ति उनकी हैबिचुअल डीलिंग करता है, उसकी आदत बन गई है इस चीज़ को करने की। तो जो कोई अभ्यासते दासों को आयात करता है, मतलब उनका इंपोर्ट करता है, उनका एक्सपोर्ट करता है या उनकी डीलिंग करता है, उनको बेचता है, खरीदता है, उनका ट्रैफिकिंग करता है एक तरीके से, तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट होगी आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा और जुर्माना। ठीक, तो या तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास दे सकती है या दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास दे सकती है जो 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा और जुर्माना। ठीक, तो अगर कोई स्लेव्स है, जैसे पहले दास होते थे, तो उनकी हैबिचुअल डीलिंग की यहाँ पे बात हो रही है, उनको बेचना, खरीदना, है ना, या उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो वो सारी चीज़ें 145 में आ जाएंगी। ये सेक्शन है आपका 146 बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी लेना, है ना, मैंने गलती से 145 में ये चीज़ बता दी थी। तो 146 बात कर रहा है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, यानी अनलॉफुल कंपलसरी लेबर की बात कर रहा है। तो पहले जो बंधुआ मजदूरी लिया करते थे या आज भी देखने को मिलता है, और इसके लिए एक अलग एक्ट भी बनाया गया है उसको रोकने के लिए। तो बंधुआ मजदूरी अगर कोई लेगा तो वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। तो जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब उस व्यक्ति की विल के अगेंस्ट जाकर श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर उसको मजबूर करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बंधुआ मजदूरी अगर कोई लेगा, है ना, बिना पैसे के काम कराना, सैलरी ना देना, पैसे ना देना, सामने वाले से लेबर कराना, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है सेक्शन नंबर 146 में। तो इसी के साथ आपका जो आज का ये जो चैप्टर था व्यापरण, अपहरण और जो फोर्स लेबर वाला, जो चैप्टर 6 के अंदर आता है, ये चैप्टर 6 आपका BNS का कंप्लीट होता है, जो उन ऑफेंसेस के बारे में था जो ह्यूमन बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अभी जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, अलग अलग वीडियो में बताए ना सब, तो सब में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये जितने भी ऑफेंसेस थे ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहे थे। बहुत लंबा चैप्टर था, 100 से हमारा स्टार्ट हुआ था और 146 पे ख़त्म हो रहा है ना। कल्पेबल होमिसाइड से हमने स्टार्ट किया था। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम पे चाहो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं BNS के नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।